नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव सीबीएस क्लासेस फॉर सोशल साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल खंड के अंतर्गत चौथे लेसन में भाग 2 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम लोग भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि पहली वीडियो में हम लोग जलवायु क्या है, जलवायु के तत्व क्या हैं, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इनका अध्ययन कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अक्षांशीय स्थिति या अक्षांश। नंबर 1, अक्षांश। जैसा कि हम लोग उसमें जो यूनिवर्सल जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनमें से पहला जो या कोई एक कारक हम पढ़े होंगे अक्षांशीय स्थिति। ये वही है कि भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है वह कैसे भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। तो अक्षांश से हम लोग देखें कि भारत अक्षांश रेखाओं की दृष्टि से देखा जाए तो भारत जो है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। अक्षांशीय स्थित भारत की देखी जाए तो 8 अंश 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तर तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय स्थित है। और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है। आप अगर ताप के हिसाब से ग्लोब का वर्गीकरण करते हैं, ग्लोब का विभाजन करते हैं, तो ताप के आधार पे ग्लोब को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, कर्क एवं मकर रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है 23.5 अंश उत्तर और 23.5 अंश दक्षिण अक्षांश रेखाओं का जो क्षेत्र होता है यह उष्णकटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? उष्णकटिबंध कहलाता है, क्योंकि 23.5 अंश उत्तर और 23.5 अंश दक्षिण के बीच का जो क्षेत्र है यह क्या कहलाता है? उष्णकटिबंध कहलाता है। ये जो हम लोग वर्गीकरण कर रहे हैं, ग्लोब का विभाजन कर रहे हैं, पृथ्वी का विभाजन कर रहे हैं, यह ताप के आधार पर कर रहे हैं। तो ये जो कर्क और मकर रेखाओं के बीच का क्षेत्र है ये उष्णकटिबंध कहलाता है, क्योंकि इनके बीच वर्ष में कभी ना कभी जरूर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। फलस्वरूप ऐसे क्षेत्रों में अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है, अधिक गर्मी प्राप्त होती है, इसलिए ऐसे क्षेत्र को उष्णकटिबंध के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो है सूर्य की किरणें तिरछी होने लगती हैं, पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल तिरछी हो जाती हैं, इसलिए इसके बाद यानी कि 23.5 से 66.5 अंश उत्तर और 66.5 अंश दक्षिण का जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय स्थित है, उसको उपोष्णकटिबंध के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से उपोष्णकटिबंध के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है? सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, यहाँ पर कभी भी सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल तिरछी पड़े, इसलिए यहाँ पर ना तो बहुत अधिक गर्मी होती है ना तो अधिक सर्दी होती है, इसलिए इसको उपोष्णकटिबंध या समशीतोष्णकटिबंध के नाम से जाना जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये कर्क रेखा जो है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा है, यह भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। तो भारत का आधा भाग उष्णकटिबंध के अंतर्गत आता है। 23.5 अंश जो उत्तरी अक्षांश है उसके नीचे का भाग जो है वह उष्णकटिबंध के अंतर्गत आता है और उसके ऊपर का भाग जो है उपोष्णकटिबंध के अंतर्गत आता है।
तो अक्षांशीय स्थिति, अक्षांश जो है भारत की जलवायु को कैसे प्रभावित कर रहा है कि अक्षांशीय स्थिति से देखा जाए, अक्षांश के अनुसार देखा जाए तो भारत जो है वह उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में दोनों में स्थित है, इसलिए भारत में दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। देखिए होता क्या है कि उष्ण कटिबंध में चूंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर अधिक प्राप्त होता है, जबकि उपोष्ण कटिबंध में उष्ण कटिबंध की अपेक्षा टेम्परेचर कम प्राप्त होता है। अगला हम लोग देखें अक्षांश के बाद में, अक्षांश के बाद में है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, तो भारत के अलग अलग भागों की समुद्र तल से ऊंचाई अलग अलग है। जैसे भारत का जो उत्तर का पर्वतीय भाग है उसकी ऊंचाई जो है औसतन जो है 6000 मीटर है या 6000 मीटर से अधिक है, इसलिए उत्तर के पर्वतीय भागों में ग्लेशियर पाए जाते हैं, हिमपात होता है, इसलिए उत्तर का पर्वतीय भाग जो है वह ठंडी जलवायु वाला भाग है, जबकि जो मैदानी भाग है या जो पठारी भाग है इनकी ऊंचाई अपेक्षाकृत कम है। किसकी अपेक्षाकृत? जो उत्तर का पर्वतीय भाग है। इसलिए मैदानी भागों में, पठारी भागों में अपेक्षाकृत अधिक तापमान पाया जाता है। इसके बाद समुद्र से ऊंचाई के बाद जो है वह है वायु दाब एवं पवन। वायु दाब एवं पवन, देखिए भारत में जो वायु दाब एवं पवन है वह भारत की जलवायु को या मौसमी घटनाओं को निम्नलिखित 3 तरीकों से, 3 अवस्थाओं से प्रभावित करता है। या भारत में जलवायु और मौसम संबंधी घटनाएं वायु दाब एवं पवन से निम्नलिखित 3 अवस्थाओं से संचालित होती हैं, जिसमें पहला है वायु दाब एवं वायु दाब एवं धरातलीय कोने। वायु दाब एवं धरातलीय कोने। दूसरा है ऊपरी वायु परिसंचरण। ऊपरी वायु परिसंचरण। और तीसरा है पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तीसरा है पश्चिमी विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। देखिए वायु दाब एवं पवन जो है भारत की जलवायु को या मौसम एवं जलवायु संबंधी घटनाओं को निम्नलिखित 3 अवस्थाओं से प्रभावित करता है, या यूं कहें कि वायु दाब एवं पवन भारत के जलवायु को निम्नलिखित 3 तरीके से प्रभावित करती हैं।
नंबर 1 वायुदाब एवं धरातलीय कोने। भारत की जलवायु और मौसम संबंधी अवस्थाएं निम्नलिखित 3 तरीके से प्रभावित होती हैं। पहला है वायुदाब एवं धरातलीय कोने। देखिए ग्लोब पर किस क्षेत्र में कौन सी हवाएं चलती हैं इसकी जानकारी तो अभी आप लोगों को नहीं दी गई है, आपके सिलेबस में अभी नहीं रखा गया है, लेकिन आप जान लीजिए कि ग्लोब पर जो अस्थायी चलने वाली कोने हैं उनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे भूमध्य रेखा के आसपास जो है वह शांतपेटी क्षेत्र पाया जाता है, डोलड्रम्स पाया जाता है, 5 अंश उत्तर और 5 अंश दक्षिण का जो क्षेत्र होता है वह शांतपेटी क्षेत्र होता है। 5 अंश उत्तर और 5 अंश दक्षिण का जो क्षेत्र होता है यह शांतपेटी क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में हवाओं का क्षैतिज संचरण नहीं होता, हॉरिजॉन्टल संचरण नहीं होता है। इन क्षेत्र में हवाओं का लंबवत संचलन होता है। इसके बाद में 5 अंश से लेकर के 30 अंश तक, 5 अंश से लेकर के 30 अंश तक, 30 अंश उत्तर और 30 अंश दक्षिण। इनके बीच 5 अंश 30 अंश से लेकर के 35 अंश के बीच जो है वह उच्च वायुदाब क्षेत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उच्च वायुदाब क्षेत्र पाया जाता है। इसलिए और देखिए यहाँ भी 35, इनके बीच में जो है वह हाई प्रेशर पाया जाता है। तीस अंश से लेकर के 35 अंश उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य उच्च वायुदाब पाया जाता है। इस और आप एक चीज और जान लीजिए कि हवाओं का जो संचरण होता है वह उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ, चूंकि भूमध्य रेखा के आसपास जो है हाई टेम्परेचर रिसीव किया जाता है, उच्च तापमान प्राप्त किया जाता है, इसलिए यहाँ पर निम्न वायुदाब पाया जाता है। क्योंकि तापमान और वायुदाब में यानी कि टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर में अपोजिट रिलेशन पाया जाता है, विपरीत संबंध पाया जाता है। तापमान अगर अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा और वायुदाब में अंतर के कारण ही हवाओं का संचरण होता है, यानी कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं चलती हैं। क्योंकि वायुदाब कम होने से हवाओं का फैलाव होता है, हवाएं ऊपर उठती हैं, स्पेस बनता है, इसलिए और चूंकि उच्च वायुदाब क्षेत्रों में हवाएं नीचे बैठती हैं इसलिए दबाव बढ़ता है, इसलिए स्पेस बनने पर या निम्न वायुदाब उत्पन्न होने पर उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं मूव करने लगती हैं। तो ग्लोब पर जो कोने चला करती हैं, इस बीच में जो कोने चलती हैं इनको व्यापारिक कोनों के नाम से जाना जाता है। 5 से 30 अंश अक्षांशों के बीच जो कोने चलती हैं उनको व्यापारिक कोनों के नाम से जाना जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भारत जो है वह व्यापारिक कोनों के क्षेत्र में आता है, या भारत की स्थिति जो है वह व्यापारिक कोनों के क्षेत्र में है। व्यापारिक कोने जो निर्मित होती हैं वह स्थलीय क्षेत्रों से निर्मित होती हैं या स्थलीय क्षेत्रों से होकर के चलती हैं। इसलिए इनमें देखिए व्यापारिक कोनों की दिशा यही है, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। और भारत की स्थिति क्या है? 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट तक, यानी कि 35 के ऊपर थोड़ा सा जाएगा। और यहीं पर ध्रुवीय यहीं पर व्यापारिक कोनों का जन्म हो रहा है या उपोष्णकटिबंधीय कोनों का जन्म यहाँ पर हो रहा है। क्योंकि आप देखेंगे ग्लोब पर मैप पर तो जो कोने व्यापारिक कोने भारतीय क्षेत्र पर प्रवाहित हो रही हैं उनकी उत्पत्ति जो है
या वो स्थल खंड से होकर के आ रही होती हैं, इसलिए उनमें नमी नहीं होती है। इसलिए ये हवाएं शुष्क होती हैं और ठंडी होती हैं, क्योंकि उत्तरी भागों में जैसे जैसे हम लोग ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं टेम्परेचर भी कम रिसीव होने लगता है, इसलिए हवाएं शुष्क एवं ठंडी होती हैं। फलस्वरूप भारत जो है वह उच्च वायुदाब के क्षेत्र में आ जाता है या आ जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत का जो है पवन तंत्र जो है वह अद्वितीय है। और भारत में वर्षा नहीं होनी चाहिए, फिर भी वर्षा होती है, क्योंकि भारत का जो पवन तंत्र है वह कुछ अलग है, कुछ हट करके है। होता क्या है कि गर्मियों के दिनों में चूंकि उत्तर भारत और अरब ईरान इराक आदि का जो क्षेत्र है ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, गर्मियों के दिनों में काफ़ी गर्म हो जाता है, जबकि दक्षिणी भागों में सागर महासागर की स्थिति के कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब बन जाता है, जिससे दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पौने भूमध्य रेखा को क्रॉस करके भारत की तरफ बढ़ती हैं और मानसूनी हवाओं के रूप में वर्षा करती हैं हिमालय से टकरा करके। उसका अध्ययन हम लोग आगे करेंगे भारतीय मानसून में। तो देखा जाए तो वायुदाब एवं धरातलीय पौने यानी कि भारत पर जो भाग जो है वह उच्च वायुदाब के क्षेत्र में स्थित है। भारत जो है वह उच्च वायुदाब के क्षेत्र में, यानी कि वहाँ पर जो चलने वाली पौने होती हैं शुष्क होती हैं, ठंडी होती हैं, इसलिए भारत में हाई प्रेशर पाया जाना चाहिए और वहाँ पर वर्षा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में मानसूनी हवाओं के द्वारा वर्षा होती है, क्योंकि भारत का पवन तंत्र जो है वह दुनिया से कुछ अलग है। दूसरा है ऊपरी वायु परिसंचरण। जैसा कि धरातल पर हवाएं तीव्र गति से चला करती हैं, ठीक उसी प्रकार क्षोभ मंडल में, अभी क्षोभ मंडल क्या है? यह वायुमंडल की विभिन्न परतों में से पहली परत है। वायुमंडल या धरातल के सबसे नजदीक वाली परत है। इसमें क्या होता है कि वायुमंडल में 7 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर, क्षोभ मंडल में 7 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर जिस प्रकार धरातल पर पौने चला करती हैं, धरातल के आसपास पौने चला करती है तीव्र गति के साथ, ऐसे ही ऊंचाई पर भी 7 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल में भी पौने पश्चिम से पूर्व की तरफ चला करती हैं। इन्हीं पौनों को जेट हवाओं के नाम से, जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। अब इनको जेट स्ट्रीम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी खोज जो हुई वह जेट विमानों की वजह से हुई। कब हुई? 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तब अमेरिका के बम वर्षक विमान जो है वह जापान पर बम गिराने के लिए अमेरिका के तरफ से उड़ान भर रहे थे, जिससे वो जिस गति से विमान को उड़ाना चाहते थे या जो स्पीड देते थे, विमान वह स्पीड प्राप्त नहीं कर पा रहा था, और वापसी के समय विमान को जिस गति से उड़ा रहे थे, विमान कहीं उससे ज़्यादा गति से उड़ रहा था। जब युद्ध समाप्त हो गया तब इसका अध्ययन किया गया और तब जाकर के पता चला कि जिस प्रकार धरातल पर हवाएं चला करते हैं काफ़ी वेग के साथ, वैसे ही उससे कई गुना वेग के साथ हवाएं क्षोभ मंडल में भी चला करती हैं। इसलिए ऐसी हवाओं को, चूंकि इनकी खोज जो हुई वह जेट विमानों की वजह से हुई, इसलिए ऐसी हवाओं को जेट हवाओं के नाम से जाना जाता है। लेकिन जेट हवाओं की जो स्पीड होती है लगभग 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इनकी दिशा जो होती है वह पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है। यद्यपि इनका प्रवाह जो होता है ग्लोब पर वह 20 अंश से लेकर के ध्रुवों के बीच होता है, और ग्लोब पर कई प्रकार की जेट हवाएं या जेट स्ट्रीम देखने को मिलती हैं। ये जेट स्ट्रीम भारत की जलवायु को कैसे प्रभावित करता है? तो देखिए, भारत जो है पश्चिमी जेट स्ट्रीम के क्षेत्र में आता है, या भारत पर जो जेट स्ट्रीम प्रवाहित होती है वह पश्चिमी जेट स्ट्रीम होती है,
जो कि गर्मियों के दिनों को छोड़ करके, गर्मियों के दिनों को छोड़ करके बाकी और दिनों में हिमालय के दक्षिण प्रवाहित होती है। और गर्मियों के दिनों में चूंकि वायुदाब की पेटियों के खिसकने की वजह से यह जो है हिमालय के उत्तर चली जाती है। इससे क्या होता है कि सर्दियों के दिनों में, भारत में सर्दियों के दिनों में जेट हवाओं की वजह से पश्चिमी विक्षोभ जो कि भूमध्य सागर के आसपास उत्पन्न होते हैं, आकर्षित होते हैं और भारत के पश्चिमोत्तर भागों में आकर के वर्षा करते हैं। इसके अलावा गर्मियों के दिनों में जब जेट स्ट्रीम, पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो है खिसक करके हिमालय के उत्तर चली जाती है, तो एक पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है वह भारत के प्रायद्वीपीय भाग से होकर के प्रवाहित होने लगती है। लगभग 14 अंश अक्षांश के आसपास एक जेट स्ट्रीम प्रवाहित होने लगती है, जिसे पूर्वा जेट स्ट्रीम के नाम से या पूर्वी जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। ये जेट स्ट्रीम जो है भारत में मानसून के समय में या मानसून के महीनों में तथा मानसून के वापसी के समय, यानी कि मानसून के महीने में यानी कि मई, जून, जुलाई में, और वापसी के समय यानी कि अक्टूबर, नवंबर में उपोष्णकटिबंधीय चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को लाता है, जिससे भारत में तटीय क्षेत्रों में काफी वर्षा होती है। इसके बाद ये दोनों क्लियर हो गया। ऊपरी वायु परिसंचरण, ये भारत की जलवायु को प्रभावित करती है, भारतीय मानसून को प्रभावित करती है, साथ ही पश्चिमी विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए भी जिम्मेदार होती है। पश्चिमी विक्षोभ जो है वह सर्दी के मौसम में पश्चिमोत्तर भारत में सक्रिय होता है, जो कि पश्चिमोत्तर भारत के तापमान को बढ़ा देता है। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो कि प्रायद्वीपीय भागों में या तटवर्ती भागों में सक्रिय होता है, जो कि तापमान को घटा देता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में हम लोग भारतीय मानसून के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।